हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले बात करेंगे हम सेंट्रल विस्टा एवेन्यू की, उसके बाद पूरा सेंट्रल विस्टा देखेंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा का ही एक भाग है। इसकी इसकी हम अलग से बात इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी ने 8 सितंबर को इसका उद्घाटन किया है। दूसरी चीज़, हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिटेल में बात करेंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा के एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसकी अनुमानित जो लागत बताई गई है वो बताई गई है 20,000 करोड़। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारी नई संसद बन रही है, उपराष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री आवास और सेंट्रल सेक्रेटरीट भी इसी के अंदर बन रहा है। तो चलिए आज इसकी डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले आप नई जानकारी देखिए, आज हम इसकी बात कर क्यों रहे हैं। पहली जानकारी है कि 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है। दूसरी चीज़, 8 सितंबर को ही उन्होंने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। तीसरी चीज़, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति का भी अनावरण किया है। तो चलिए पहले बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति की ही। यह वो मूर्ति है, देखिए 23 जनवरी 2022 को सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती भारत में मनाई गई है और उसी के उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम मूर्ति का अनावरण किया था, क्योंकि तब तक ये मूर्ति बनकर तैयार नहीं हुई थी। लेकिन 8 सितंबर को जब मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया है तो इंडिया गेट के पास इस छतरी में सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, होलोग्राम मूर्ति को हटाकर इसको लगाया गया है। यह मूर्ति काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है और इस पत्थर को तेलंगाना से लाया गया है। जब इस पत्थर को लाया गया तो ये पत्थर पूरे 100 फुट का था और इसको अलग प्रकार के ट्रक, उस ट्रक को भी अलग से ही बनाया गया था। 140 टायर का वो ट्रक था जिसमें से लाया गया था। और इस मूर्ति के जो मेन आर्किटेक्ट थे वो थे अरुण योगीराज जी। ठीक है, इस मूर्ति की जो लंबाई है वो है 28 फीट। चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है क्या, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने 8 सितंबर को किया है। देखिए यह है इधर इंडिया गेट और इंडिया गेट से लेकर यह रास्ता जाता है राष्ट्रपति भवन तक। ये जो रास्ता है इसकी लंबाई है 3.2 किलोमीटर। इसको ही हम 8 सितंबर से पहले राजपथ बोलते थे, अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ये आप नहर देख रहे होंगे दोनों साइड में। नहर तक का जो एरिया है वो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंडर आता है। यह जो आपको अगले इमेज में देखिए, ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है ये पूरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंडर आता है। इसमें कुछ रिकंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, इसको रिनोवेट किया गया है, उसके बाद ही इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है। देखिए इसके रिनोवेशन में 608 करोड़ रुपए लगे हैं। अब उन 608 करोड़ रुपए में क्या क्या काम हुआ है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो आप कर्तव्य पथ देख रहे हैं इसकी साइड में ये लाल पत्थर, लाल ग्रेनाइट पत्थर को लगाया गया है और सड़क की साइड में ही 900 से ज़्यादा लैंप पोस्ट लगाए गए हैं, यानी लाइट के खंभे लगाए गए हैं और 415 से ज़्यादा बेंचेस लगाई गई हैं बैठने के लिए। ये नहर पूरी 19 एकड़ की है। उसके बाद इस नहर को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर 16 ब्रिजेस बनाए गए हैं। ये देखिए ये पूरे 16 ब्रिजेस हैं, 16 पुल हैं और 16.5 किलोमीटर का एक वॉकवे बनाया गया है जिस पर दिल्ली के आम आदमी घूम सकते हैं। ये है वॉकवे, ये पेड़ों के नीचे से जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंदर वो पूरी 16.5 किलोमीटर है। इस साइड वाली भी इन्होंने इसमें जोड़ रखी है। ठीक है, ये सारी जोड़कर ही 16.5 किलोमीटर है। 3,90,000 वर्ग मीटर के एरिया में यहाँ पर ये अलग से घास लगाई गई है। ये अलग ही तरह की घास है जिसको यहाँ पे लगाया गया है। अब ये जो हमारा राजपथ है, अब तो एक कर्तव्य पथ हो गया है, ये जो हमारा कर्तव्य पथ है इस पर ही 26 जनवरी की परेड होती है और ये वो मैदान है जहाँ पर लोग बैठते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा की। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंट्रल विस्टा का ही भाग है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। ये देखिए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू मैंने आपको यहाँ तक बताया था। ये नहर तक का जो एरिया है सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के अंडर आता है। इसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है क्योंकि इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं सेंट्रल विस्टा कहाँ तक
सेंट्रल विस्टा के अंडर का जो एरिया है वो कहाँ तक है। देखिए ये आप साइड में इमारतें देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारी सरकारी इमारतें हैं। जब इनको इसके अंडर ले लिया जाता है तो इसको पूरे को बोल दिया जाता है सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा का जो डिजाइन बनाया था वो बनाया था एडविन लुटियन ने और हर्बर्ट बेकर। ये दो इंजीनियर थे जिन्होंने सेंट्रल विस्टा का मैप बना के तैयार किया था और उसी के अनुसार इसमें इमारतें बनाई थी। आपको इमेज में ये इमारतें अच्छी तरह से नहीं दिख रही होंगी, चलिए आप इसे मैप में देखिए। इस तरफ इस मैप में देखिए, देखिए ये है इंडिया गेट और ये है हमारा कर्तव्य पथ। ये कर्तव्य पथ जाता है राष्ट्रपति भवन तक, ठीक है। और ये इधर है नॉर्थ ब्लॉक और ये है साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक की साइड में ये सारी इमारतें हैं, ये इस साइड वाली इमेज में देखिए, ये सारी इस साइड वाली इमारतें हैं। मैं पहले आपको इनके नाम गिनवा देता हूँ। इधर है नॉर्थ ब्लॉक, ये हमारा नया पुराना संसद भवन है और इसी की साइड में ये हमारा नया संसद भवन अभी बन रहा है, जिसकी संभावना है कि ये नवंबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। और ये रेल भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन, नेशनल आर्काइव, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये इधर जिसको शॉर्ट में लिख रखा है IGNCA, और इसके बाद रक्षा भवन, हैदराबाद हाउस, और ये है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है, ये है इंडिया गेट। अब साउथ ब्लॉक, ये है साउथ ब्लॉक, इसकी साइड की इमारतें मैं आपको गिनवा देता हूँ। इसमें है वायु भवन, उद्योग भवन, जवाहर भवन, नेशनल म्यूजियम है, विज्ञान भवन है, उपराष्ट्रपति आवास है, वाणिज्य भवन है और जामनगर हाउस है, ठीक है। ये सारी इमारतें सेंट्रल विस्टा के अंदर आती हैं। अब देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। देखिए ये जो सेंट्रल विस्टा के अंदर जितनी भी इमारतें आती हैं ये सारी लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी हैं और इनमें से कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको अब सुधारा भी नहीं जा सकता। उनको इतनी बार सुधार दिया गया है कि अब उनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो एज इट इज रखी जाएंगी, उनमें है राष्ट्रपति भवन, रेल भवन, वायु भवन, वार मेमोरियल है, इंडिया गेट और हैदराबाद हाउस। इन सभी इमारतों को ज्यों का त्यों रखा जाएगा। अब देखिए कुछ इमारतें ऐसी हैं जिनको एज इट इज रखा जाएगा लेकिन उनका यूज ऑफ पर्पज बदल दिया जाएगा, उनको किसी और काम के लिए यूज किया जाएगा। जैसे हमारा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक है, इसको नेशनल म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाएगा। जो हमारी करंट पार्लियामेंट है यानी हमारी संसद, उसको पुरातात्विक धरोहर बना दिया जाएगा। जो हमारा जामनगर हाउस है उसको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में तब्दील कर दिया जाएगा। यानी इन सभी चीज़ों को इन इमारतों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब बात उठती है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का पहले किस चीज़ के लिए यूज किया जाता था। पहले बात करते हैं नॉर्थ ब्लॉक की। देखिए नॉर्थ ब्लॉक में हमारे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और टैक्स के जितने भी ऑफिसेस हैं वे सारे नॉर्थ ब्लॉक के अंदर होते थे, अभी भी होते हैं, अभी तक उनको हटाया नहीं गया है। जैसे टैक्स के ऑफिस में CBDT का ऑफिस आता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का ऑफिस। अब बात करते हैं साउथ ब्लॉक की। साउथ ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, प्रधानमंत्री का ऑफिस जिसको हम PMO बोलते हैं, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और तीनों सेनाओं के जनसंपर्क अधिकारी भी इसी में बैठते थे, ठीक है। अब इसको नेशनल म्यूजियम बना दिया जाएगा। दूसरी बात, हमारी करंट पार्लियामेंट, इसको पुरातात्विक धरोहर बना दिया जाएगा। और जामनगर हाउस, गुजरात में कच्छ जिले के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम जाम था, उनके लिए यह हाउस बनाया गया था, इसलिए इसको जामनगर हाउस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ बिल्डिंग है जो पूरी तरह से तोड़ी जाएंगी। उनमें कौन कौन सी है। एक तो यह है IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसको तोड़ा जाएगा क्योंकि इसको जामनगर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात है नेशनल म्यूजियम को भी तोड़ा जाएगा क्योंकि इसको नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति भवन को भी तोड़ा जाएगा क्योंकि इसको नया बनाया जाएगा। उद्योग भवन, जवाहर भवन, कृषि भवन, शास्त्री भवन और रक्षा भवन, इन सभी इमारतों को पूरी तरह से तोड़ा जाएगा और इनकी जगह पे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनेगा। अब बात करते हैं कि कुछ बिल्डिंग ऐसी है जो नहीं बनेगी, इसके अलावा और भी बिल्डिंग बनेगी लेकिन उनका प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है। सबसे पहली बात तो हमारी नई पार्लियामेंट, हमारी नई संसद जो अभी उसका काम चल रहा है, ये बनेगी नई बिल्डिंग। और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो कि सबसे ज़्यादा खर्चा तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर ही होगा क्योंकि इसमें सभी मंत्रालयों के ऑफिसेस होंगे
और कम से कम 10 बिल्डिंग्स इसके लिए बनेगी। उपराष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास भी इसी के अंडर बनेंगे। हमारी जो नई संसद है उसकी जो लागत है वो है 971 करोड़ रुपए, और जो नया सेंट्रल सेक्रेटरीट बन रहा है उसकी जो लागत है वो है 3690 करोड़ रुपए। जो उपराष्ट्रपति भवन है उसकी लागत है 208.48 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट की। देखिए सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर 10 इमारतें बनेगी। ये इस साइड में देखिए, सारी भवनों को हटाकर यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट ही बनेगा, जिसमें सभी मंत्रालयों के ऑफिसेस होंगे। ये 10 इमारतें होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इमारतें होंगी सेंट्रल सेक्रेटरीट की। चलिए अब डिटेल से बात करते हैं नई पार्लियामेंट की। जो नई पार्लियामेंट बन रही है उसके जो मेन आर्किटेक्ट हैं वो है बिमल पटेल, जो गुजरात के हैं। इनकी कंपनी HCP है, जिस कंपनी ने गुजरात हाईकोर्ट, IIM अहमदाबाद और IIT जोधपुर की बिल्डिंग भी बनाई थी। इनको इस क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी माना जाता है। सबसे पहली बात है कि इसको बनाया क्यों जा रहा है। देखिए हमारी जो संसद है 2022 में 95 साल पुरानी हो गई है। जब इसका प्रस्ताव आया था तब ये 93 साल पुरानी हो चुकी थी, और इसका प्रस्ताव इसलिए आया था क्योंकि इसको इतनी बार रिनोवेट कर दिया गया था कि अब इसको जीर्णोद्धार मुश्किल था, यानी अब इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं हो सकता था, तो इसलिए नई संसद बनाने का प्रस्ताव रखा। यह भी एक कारण है। दूसरी चीज है परिसीमन, जो कि मेन कारण है। पहले आप समझिए कि परिसीमन है क्या। देखिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंडर में 10 लाख जनसंख्या आती है, 10 लाख की जनसंख्या आती है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हिस्से में जितनी जनसंख्या आती है वह भी बढ़ती है, 10 लाख से ऊपर हो जाती है। तो इसलिए परिसीमन करके इसको घटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ाई जाती है, और तब जाकर यह जनसंख्या एक MP के अंडर में 10 लाख ही रहती है। ठीक है। लेकिन 1976 से इंदिरा गांधी जी ने एक प्रस्ताव लाया था कि हम 2001 में परिसीमन करेंगे, लेकिन 2001 में अटल जी की सरकार थी और उन्होंने भी इसको 2026 तक टाल दिया। अब आई है मोदी जी की सरकार, तो इन्होंने सोच रखा है कि परिसीमन तो करेंगे, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ने पर उन्हें बिठाएंगे कहाँ, क्योंकि जो हमारी करंट संसद है उसमें तो 554 सीटें हैं, और जो परिसीमन होगा उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़कर अंदाजा है कि 848 हो जाएंगी। तो इसलिए नई संसद को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। अब नई और पुरानी संसद में सीटों का अंतर देखिए। देखिए लोकसभा में पुरानी जो संसद है उसमें 554 सीटें हैं, और जो नई संसद बन रही है उसमें 888 सीटें होंगी केवल लोकसभा के लिए। ठीक है। और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। जो नई संसद बन रही है उसमें 384 सीटें होंगी राज्यसभा सदस्यों के लिए। संयुक्त सत्र में 790 लगभग सीटें थी। जो नई संसद बन रही है उसमें 1272 सीटें होंगी। ठीक है। और इस संसद का जो आकार है वो तिकोना होगा, और जो हमारी करंट संसद है वो गोल है, और उसी की साइड में ये संसद बन रही है। अब देखिए कि नई संसद में होगा क्या क्या। सबसे बड़ी चीज तो उसका आकार है, जो 64,500 स्क्वायर मीटर का एरिया इसका है, कवर करेगी। यानी जो हमारी पुरानी संसद है उससे 17,000 मीटर स्क्वायर एरिया ज़्यादा है। ठीक है। इसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी, सांसदों के लिए बैठने के लिए हॉल होंगे, समितियों के लिए हॉल होंगे, जिनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होगा, और डिजिटलाइजेशन का एक शुरुआत होगी। सांसदों के लिए अलग अलग ऑफिस होंगे जिसमें डिजिटलाइजेशन की पूरी सुविधा होगी, और पेपरलेस उनको किया जाएगा। एक संविधान हॉल होगा, एक डाइनिंग हॉल और एक लाइब्रेरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।